नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश कार्यकर्ता कहिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं से, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, उन युवा कार्यकर्ताओं से, जो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, उनसे हम बात करते हैं और एक कार्यकर्ता के नज़रिए से उन चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं जो राजनीति में आती हैं और जिन पर आगे बढ़कर आपको अपना भी एक स्थान बनाना है और अपनी पार्टी का सर भी ऊंचा करना है। आसान नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आप और हम जो किसी भी क्लास से आते हों, निम्न मध्यम वर्गीय, डाउन ट्रोडन, हायर मिडिल क्लास, धनाढ्य श्रेणी, हम में से कितने लोगों के मन में ये सपना रहता है या अपने बच्चों को लेकर ये ख्वाब रहता है कि वो पॉलिटिक्स में जाएं। इसकी वजह ये नहीं है कि राजनीति को इस दृष्टि से ज़रूर देखा जाता है कि बहुत कठिन है, बहुत चतुर होना चाहिए उसके लिए, बहुत लंबी मेहनत है और कोई नहीं जानता कि सफलता कब मिलेगी। बहुत सारे परसेप्शंस हैं जो गलत भी नहीं हैं, लेकिन सारे परसेप्शन या अवधारणाएं सही हैं ऐसा भी नहीं है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजनीति का ये रूप स्वरूप है क्या, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो सुनहरा वाक्य हम सबको अपनी स्मृति में हमेशा रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी से हों। वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ वाक्य है ऐसा मैं नहीं देखता उसको। अटल जी ने कहा था कि एक ही पद है राजनीति में जो आपके पास हमेशा रहता है, बाकी आप किसी भी पद पर हों, उच्चतर से उच्चतर, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक सांसद से लेकर किसी भी पद पर हों आप, वो पद एक दिन नहीं रहते हैं। लेकिन कार्यकर्ता का पद जिस दिन से आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, राजनीति में आते हैं और आगे बढ़ते हैं, उस दिन से लेकर आपके इस धरा पर रहने तक, यानी आपके शरीर छोड़ने तक, ये शब्द आपके साथ रहता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और आज इस कड़ी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के एक ऐसे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनके वक्तृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गहरी खनक और दमक आपको मिलेगी। इस समय वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, एपेक्स बैंक जिसको हम कहते हैं, उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1989 में वो भारतीय जनता पार्टी से उसके आसपास जुड़े, जो संघर्ष का काल ही था भारतीय जनता पार्टी का। 84 में तो 2 सदस्य थे, तो ये चुनना ही बताता है कि उन्होंने बहुत दमदारी के साथ ये फैसला किया। और सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता बड़ी दिलचस्प है। गणेश उत्सव जो वो कराते हैं अपनी टीम के साथ, उसकी बड़ी चर्चा होती है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं केदारनाथ गुप्ता जी का। प्रणाम कर रहा हूँ केदार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम जी। केदार जी, जब पन्ने पलटते हैं स्मृतियों के, यादों के, और पहुँचते हैं आप 1989 में, तो मैं समझता हूँ कि 20 साल से अधिक की ही उम्र रही होगी, 20 से 25 इसके आसपास की उम्र रही होगी। और ये बीजेपी एमर्ज कर रही थी। राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत तेज़ी से पूरे देश में उत्तर भारत की पट्टी को आंदोलित कर रहा था। ऐसे में एक नौजवान जिसका नाम है केदारनाथ गुप्ता जी, क्या सोच रहे थे और बीजेपी में आने की धारणा कैसे बनी? जी। तो एक्चुअली चुनाव जब होते थे तो मोहल्ले में, पार्टी में बैठकर मतदान के दिन पोलिंग का आनंद लेते रहते थे, देखते थे, दोनों पार्टियां लगी रहती थी। और मैं जिस वार्ड में रहता था उसमें 45% मुसलमान भाई रहते थे। अच्छा। और बीजेपी का एक कार्यकर्ता टेबल कुर्सी लगा के बैठा करता था। तो ये बोलने की बात नहीं है, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, पर क्योंकि उनका आधिक्य था तो उन्होंने टेबल उसकी कार्यकर्ता की गिरा दी। वो लोग बैठे थे, नॉन पॉलिटिकल थे, कोई मतलब नहीं था। तो मैं बोला भाई वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाई, इसकी क्यों गिरा दिया टेबल? तो उसको फिर से रख दिया। फिर आया वो डबल और उसी को गिरा दिया। मैं बोला ये ठीक नहीं है।
और थोड़ा सी मन में ऐसा रहता था कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृति इनके भाव में दिखता नहीं। तो मैंने उनका टेबल कुर्सी उठाई, उन्हें उठाया और बोला अब इसके घर के सामने आपका टेबल लगा के बैठो, आप हटाता है क्या देखते हैं। फिर वही मेरा पहला दिन था। उनके घर के सामने, वो भाईजान सब प्रेमी थे, मोहल्ले के ही थे, उनके घर के सामने टेबल लगा दी। हाँ। और फिर उसी बूथ में मैंने काम शुरू कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई आपकी। वाह। क्या पारिवारिक व्यवसाय, कुछ बिजनेस रहा? पिताजी आपके क्या करते थे? परिवार में और लोग क्या करते थे? और जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे स्कूल में सीनियर लेवल पे और कॉलेज में जब आए तो क्या सपना था? क्या ये राजनीति का सपना था या पिताजी चाहते थे बिजनेस में आए, अगर बिजनेस है तो, या कहीं पढ़ाई लिखाई में कोई नौकरी? हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में सरकारी नौकरी जन्नत मानी जाती है। नहीं, मैं मूलतः व्यवसायी परिवार से हूँ और परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। और दादाजी हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर खागा से 1890 में रायपुर आए थे। ओहो, 136 साल करीब हो गए। और पिताजी अभी हैं और किराने का मूल व्यवसाय रहा है। और वो चाहते थे कि सब बच्चे पढ़े लिखे, तो मेरे से बड़ा भाई डॉक्टर, बड़ी बहन डॉक्टर, मैं भी पीएमटी का एग्जाम दिया, पर कुछ परिस्थितिवश वो नहीं हुआ। तो मैं बीएससी एलएलबी किया, एलएलबी नाइट कॉलेज करके दिन में दुकान में बैठता था। पर 25 साल की उम्र में जब ये 89 में राजनीतिक विषयों से जुड़ा तो व्यापार के साथ साथ ऐसा लगा कि राजनीति का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और आप समाज की सेवा, मानव सेवा करना चाहते हैं तो जितने संसाधन आप राजनीति में रह के और जितना बड़ा नेटवर्क यूज कर सकते हैं वो अन्य जगहों में नहीं है। मन में ऐसा था कि हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए काम करें और ये नेटवर्क काफी काम आ जाएगा, क्योंकि भाजपा वालों की सोच संघ के अनुसार दिखती थी। तो इसलिए उसकी ओर आकर्षित हुआ और व्यवसाय के साथ साथ मैं अपने व्यवसाय को होटल, रियल एस्टेट और कृषि, इन सब चीजों में धीरे धीरे डेवलप करता रहा और राष्ट्र की सेवा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कामों में लगा रहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का विषय आया, उस समय जब शिला पूजन होती थी तो उसने सबको झकझोर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो राजनीतिक सोच के परिवर्तन की शुरुआत हुई वो 92 से हुई। और हम लोगों के पैर में पुलिस वाले डंडे मारते थे कि शिला तक यहीं रख दे, यहीं रख दे जी, पर हम लोग उसको मंदिर में यथा स्थान ले जाते थे। वो एक क्रांतिकारी समय राजनीतिक विषयों पर चला, मुझे ऐसा लगता है, और देश का ध्यान उस ओर खींचने लगा था 92 से। बिल्कुल आपने सही कहा। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसका विश्लेषण इतिहास भी करेगा और भारतीय राजनीति को जिन मुद्दों ने बहुत गहराई तक प्रभावित किया, और इसको इस विश्लेषण की दृष्टि से भी देख सकते हैं आप कि बहुसंख्यकवाद और हिंदुत्व की एक लहर का वो दौर रहा जो कमोबेश आज भी अपना गहरा प्रभाव उत्तर भारत की पट्टी में रखता है और अब तो दक्षिण तक इसका असर और प्रभाव। अभी पूर्व का एक महत्वपूर्ण किला बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, वहाँ अपना परचम फहराया है और केरल में भी हल्की फुल्की जो धमक है वो दिख रही है। अब देखना होगा, कर्नाटक तो उसका प्रवेश द्वार रहा ही है, अब बचता है केरल और तमिलनाडु। देखते हैं कि वहाँ भी कब तक बीजेपी अपना प्रभाव ले जाती है। केदार जी, राजनीति में आना, माफ़ कीजिएगा, राजनीति में आज़ादी के पहले का समय और आज़ादी के बाद के 10-15 साल कह लीजिए, 60 के दशक के बाद से राजनीति को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको अस्पृश्य माना गया, अनटचेबल माना गया, लेकिन राजनीति में ऐसा माना गया कि यहाँ जाना और यहाँ टिकना बहुत कठिन है। बहुत चतुर, बहुत ही इस तरह की सोच वाले जो तिकड़म में माहिर हों, दूसरों के पैरों से कालीन खींचने में जिनकी कलाबाजी बहुत निपुणता की तरफ बढ़ती हो, ऐसे लोगों के लिए है।
आपका अनुभव क्या रहा जब आप राजनीति में आए? क्या आपने अनुभव किया कि ये वाकई सत्य है, यहाँ कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता, एक जंगल जैसा माहौल है कि लड़िए आगे बढ़िए? जी, क्या फील किया आपने यहाँ? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा रामचरित्र मानस में है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, सकल पदारथ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म की महत्ता है, उसके साथ साथ अब ये जीवन में मैं 62 वर्ष का हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध और भाग्य अपना काम करते रहते हैं, परंतु प्रारब्ध और भाग्य को हमने देखा नहीं है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। प्रारब्ध और भाग्य से जो मिलना है वो मिल जाएगा। राजनीति में चातुर्यता तो ठीक है और उसकी निपुणता होनी चाहिए। सिर्फ राजनीति नहीं, हर क्षेत्र में अगर आप जागरूक और सजग नहीं रहेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। वैसे ही राजनीति का क्षेत्र है। और अटल जी की कविता जो आपने एक सुनाई, मैं उसकी पहले की 2 लाइन और आखिरी की 2-4 पंक्ति कहता हूं। बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं। इसका जो लास्ट पैरा है, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विद्रोह ने घेरा। ये जो सेकंड लाइन है, ये राजनीति की मैं बोलूंगा सबसे बड़ा सूत्र और सिद्धांत है। जो अटल जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विद्रोह ने घेरा, 9 ददीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। क्या बात है, क्या बात है। और इसके बीच क्या है, जो बीच का जो भाव है, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो ये चीजें हैं जो हमको राजनीति में चलते चलते एक सुख और आनंद की अनुभूति कराती है। पर अटल जी की कविता ये फिर से रोकती है कि ये पड़ाव नहीं है, अभी पश्चिम बंगाल बाकी था और फतह हो गई। मैं अपनी पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक ऐसी पीढ़ी मानता हूं जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तपस्या और बलिदान कह रहा हूं, जिसके भावों को हमने साक्षात रूप से दर्शन कर लिया कि अगर आप तपस्वी हैं और आप सिद्धांतों के लिए बलिदान करते हैं तो फल एक दिन मिलेगा। वो 1951-52 जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम 2019 तक वो नारे को रटते रहे, इसलिए कहते हैं भाजपा जो कहती है वो करती है। और आज हम पश्चिम बंगाल में भी विजयी हुए और 22 प्रदेशों में कमल खिल रहा है। और जहां कमल है वहां विकास की अवधारणा उसकी लोग देखते बनता है। और जब ये महक उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत तक ये जब महक पहुंचेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी हमारा प्रवेश द्वार बहुत जल्दी से बन जाएगा, जैसे आपने कहा केरल में बना है। और पंजाब आज सबसे ज्वलंत समस्या, पंजाब और हम झारखंड में चुनाव में गए थे, झारखंड में भी, और दोनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता के कारण, और पंजाब विशेषकर जहां से ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहे हैं और पूरे देश में सप्लाई हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां से रोहिंग्या पूरे देश में घुसते थे, जो अब ब्लॉक हो गया। पंजाब एक चिंता का विषय है। वहां पर अगर सरकार, स्थिर सरकार आती है और ये ड्रग्स पर कंट्रोल करती है तो जो भारत का युवा ड्रग एडिक्ट हो रहा है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। केदार जी, और उस और भाजपा काम कर रही है। एक और सवाल मेरे जहन में है, एक और सवाल। आपने ये सही कहा, बीजेपी जिस तरह अपनी विस्तार की सोच के साथ और सर्वस्पर्शी होने के दावे के साथ बढ़ रही है, उसे जनता का समर्थन निश्चित तौर पर विस्तारित रूप में मिलता रहा है। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जो आपकी जीवन संगिनी रही, एक राजनेता का साथ और विवाह, इसमें बड़ी चुनौतियाँ इसलिए आती हैं कि कोई तय समय नहीं। घर में अगर चाय का पतीला चढ़ गया है और कार्यकर्ताओं का हुजूम बाहर बैठा है केदार जी से मिलने के लिए, तो वो पतीला कब उतरेगा कोई नहीं जानता। घर की जो गृहस्थन है उनके अलावा कोई नहीं जानता। और फिर रात बिरात फ़ोन लगातार, ये सारी चीज़ें।
तो जब विवाह हुआ तो क्या कुछ शिवजी जैसी अनुभूति थी जो आपकी जीवन संगिनी थी कि भैया अब तो एक औघड़ से विवाह हो गया है, अब भगवान आगे का जीवन सब प्रभु ही रक्षा करें? किस तरह का वो दौर रहा, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। नहीं, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जी कि जो मेरे मन में था, विचार में था कि कार्य क्षेत्र अपने व्यवसाय को इस्टेब्लिश करना, बच्चों को अच्छी दिशा देना और देश के लिए काम करना, उसके लिए मुझे जैसी जीवन संगिनी चाहिए था उसको पूजा, उसका किचन और तीसरी चीज से कभी कोई मतलब सरोकार नहीं रहा। हम रात के कितने भी बजे देर से आए तो कभी राजनीतिक काम से हैं तो कोई शिकायत नहीं है और पूछ लेती है फोन करके कि क्या खाओगे। तो अब जैसे कुछ उम्र का तकाजा है तो अभी बोलते हैं भाई दूध रोटी बना के रख देना, 11:30 बज जाएगा। तो दूध रोटी तैयार रहती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कभी पिक्चर जाने नहीं कहा, कभी रेस्टोरेंट जाने नहीं कहा, हाँ पर मंदिर जाना कंपलसरी है। आज एकादशी है तो मंदिर जाना है और बहुत दिन हो गया मंगलवार है तो आज गुड़ियारी के हनुमान मंदिर जाना है। तो ये चीजें रहती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में असली साथी अगर कोई ईश्वर ने बनाया है तो धर्म पत्नी को बनाया। और राजनीतिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में यहाँ तक मैं पहुंचा हूं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी धर्म पत्नी का है। उनका नाम रंजना है और निश्चित रूप से मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं ऐसी धर्म पत्नी, ऐसी संगिनी देने के लिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा जीवन साथी अगर मिले तो निश्चित तौर पर जीवन सफल हो जाता है। जो जीवन के तमाम पहलुओं पर, ख़ास तौर से जो चुनौती के पहलू हों। लेकिन आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझे, जितना मैंने आपको देखा समझा है, प्रत्यक्ष भी आपसे मुलाकात हुई है और आज हम रायपुर और भोपाल से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है आप भी बहुत सेवा भावी पति हैं और मुझे लगता है कि जो आपकी जीवन संगिनी हैं उनका आपने भी बहुत ध्यान रखा होगा। जब भी समय मिला होगा तो आपने पूरे समर्पण से आपने समर्पित किया होगा वो समय उनको। निश्चित रूप से जो भी समय रहता है वो हम दोनों साथ ही रहते हैं। अभी प्रयास करते हैं सुबह चाय साथ पी लें जी। और रविवार को भी कहीं जाना नहीं होता तो मैं घर पे ही साथ रहता हूँ। और हमको अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे को समझता है तो पति पत्नी ही होते हैं। जो अंदर के भाव और कार्यशैली, लोग बोलते हैं राजनीति में खाली आप पैसा कमाने के देश है, सत्ता में पैसा कमाने के देश है, कितने लोगों को समझाओगे। पर अगर हमारे मन के भाव को अगर कोई बल देता है तो पत्नी देती है, उसे पता है कि ये राजनीति में क्यों ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक बात है। बहुत लोगों को समझाया नहीं जा सकता और उनसे बल नहीं मिलता, विरोध ही मिलता है। पर मुझे मेरी पत्नी से बल मिलता है, बोलती है मैं जानती हूँ आप ये क्यों कर रहे हो। ओ हो, बहुत आपने मन को छू लेने वाली बात कही है केदार जी, मन को छू लेने वाली बात कही है। और किसी ने इसीलिए तो कहा है कि मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। और दाम्पत्य जीवन का ये जो साथ है ये मन का मिलन है और जिसने इसे समझ लिया तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह हनुमान जी के लिए जामवंत जी थे, उन्होंने स्मरण दिलाया, तो पति और पत्नी एक दूसरे के लिए समय समय पर कठिन क्षणों में जामवंत की भूमिका में ही होते हैं। जब एक अपना बल विस्मृत करता है, नैराश्य की तरफ जाता है, तो दूसरा गरजता है कि पहचानो स्वयं को, अरे तुमने तो ये किया है, तुम थक गए और मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों पीछे हटते हो। केदार जी, क्या इस प्रश्न ने आपको विचलित किया कभी कि राजनीति का ये आंगन बुद्धिजीवी पढ़े लिखे नौजवानों का केंद्र अभी तक क्यों नहीं बन पाया? लोग बड़ी मेहनत करते हैं अखिल भारतीय सेवा के लिए, IIT के लिए, नीट के लिए, लेकिन राजनीति का ये आंगन ऐसा माना जाता है अभी भी कि जो मोहल्ले का सबसे तेज तर्रार और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय, पढ़ाई में कमज़ोर लड़का होगा वही राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जबकि ये सत्य नहीं है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का क्षेत्र ईश्वर की कृपा और प्रकृति की देन होती है, उसे चुनना, क्योंकि ये बहुविधा और बहुआयामी क्षेत्र होता है और इसमें सफलता के लिए सिर्फ अध्ययन, किताब और डिग्री नहीं चाहिए।
जब वो कार्यकर्ता गली मोहल्ले में घुसकर पीड़ा देखता है, नाली की सफाई देखता है, पीने का पानी देखता है, डायरिया फैलता है, तो वो गरीब के घर के आंसू देखता है और उसके घर की आवश्यकताओं को नजदीक से पहचानता है, शिक्षा की आवश्यकता को देखता है, किताबों वाली नहीं है जी। जब वो घूम कर देखता है कि ये अपराध और सूखे नशे का प्रभाव कैसा चल रहा है, तो एक प्रैक्टिकल अनुभव उसके जीवन में जो रहता है, तभी आप देखें कि माननीय नरेंद्र मोदी की शिक्षा दीक्षा इंजीनियरिंग नहीं है, डॉक्टरेट नहीं है, पर आयुष्मान योजना उन्होंने लाई। उन्होंने कितने हॉस्पिटल, एम्स 26 से ज्यादा एम्स हॉस्पिटल बना दिए, उनके ब्रिज पुल पुलिया देखे, आज देश को चौथी आर्थिक व्यवस्था में पहुंचा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का क्षेत्र डिग्री से चलने वाला नहीं है, ये संवेदनशीलता। और आप कितना घूमते हैं, हम उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव में गए थे और देखते थे कि वहां कैसा सपा और बसपा के जो नेता, एक फिर से बार समाज जात कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वाले समझ लें, रोड की गरीबों की जमीन को कब्जा कर लिया, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, शाम के निकलना मुश्किल होता था। ये अगर किसी के जहन में आता है तो वो कार्यकर्ता के जहन में आता है, जो घूम के सारी चीजों को अध्ययन करता है और वो जब जगह पर बैठ मॉनिटर करना है किन चीजों की आवश्यकता कहां पर है, उसे बहुत अच्छे से मालूम होता है। इसलिए निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग आए तो उनका स्वागत है, परंतु राजनीति के लिए संवेदनशीलता, सरलता, सहजता मुख्य मापदंड है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, और राजनीतिक दलों को भी, लेकिन ये मांग आपके यहाँ भी उठी है और समय समय पर इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। मुझे याद है आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो एक बार ऐसे किसी प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कार्य समिति में चर्चा हुई थी कि कम से कम 15% टिकट हम ऐसे लोगों के लिए रखें जो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, पढ़े लिखे युवा हों। पढ़े लिखे से मतलब टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड हों। आज देखिए मोदी जी के कैबिनेट में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त या वीआरएस लेने वाले कुछ सदस्य हमें नज़र आते हैं। हमारे विदेश मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं, जी, और पुरी साहब हैं। तो ये बताता है कि राजनीति भी ऐसे व्यक्तित्वों का सम्मान करती है। लेकिन अगर ये लोग स्वतः प्रेरित होकर, क्योंकि एक कार्यकर्ता जिस तरह से राजनीति को समझता है, आज मोदी जी जिस तरह से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, तो वो पार्टी का जो सर्वोच्च एक इकाई है जिसको हम कहते हैं संसदीय बोर्ड, जब उसमें बैठते हैं तो वो टिकट के बारे में भी बड़ी आसानी से फैसले ले लेते हैं। वो कार्यकर्ताओं के मनोभाव को भी समझते हैं, देश की जनता के मनोभाव को भी समझते हैं। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जो इस तरह की एंट्री से आता है, माफ़ कीजिएगा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनके लिए कठिन होता है कार्यकर्ताओं के बीच में सहज हो जाना, कुछ भी खा लेना, घंटों पैदल चलना, खड़े रहना, सब समझ जाना। तो अगर ये परंपरा ऐसी हो कि आप 22-23 साल की उम्र में अखिल भारतीय सेवा निकाल भी चुके हों, 25 साल की उम्र में 1 साल आपने कहीं दायित्व भी निभा लिया हो, फिर राजनीति में आए और आगे बढ़े, तब का आनंद और होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है केदार जी? देखिए, मुझे दुख हो रहा है ये बात को कहने पर, तकलीफ भी है, पीड़ा भी है, पर कहना चाहता हूं जी जी कि एक आम आदमी और यहां तक एक छोटा कार्यकर्ता जब आईएएस और आईपीएस के पास मिलने जाता है, सही बात, तो उनका एटीट्यूड ये होता है, वो लिखते रहेंगे हाँ हाँ बोलिए, हाँ अच्छा, फिर फोन उठा लें, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड, ये एटीट्यूड पॉलिटिकल कार्यकर्ता और पॉलिटिक्स से एकदम अपोजिट है। जब ये नेता छोटे से छोटे व्यक्ति समाज में सबकी बात को ध्यान से सुनता है, कोई आपके पास कहने के लिए आया तो समय निकाला है, आपसे अपॉइंटमेंट लिया है, अब आपको उसकी बातों को सुनना होगा। तो आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, पर जो बोलने आया उसके कुछ मन के भाव हैं, विचार है, उसे सुनना। और क्योंकि आप अधिकारी हैं, अधिकार आपके पास है, तो जो लोग इसमें आना चाहते हैं बहुत स्वागत है, पर उन्हें थोड़ा सी रगड़ना और घसना पड़ेगा जनता के बीच में। और रगड़ने घसने का ये शब्द गलत नहीं है, लोगों के भाव को समझना पड़ेगा कि काम उनके लिए करना है। और ये लोकतंत्र बना इसलिए है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के बीच में जो गया नहीं, किताबें पढ़ता रहा, वो कैसे जनता की पीड़ा को समझेगा। तो मेरा एक आग्रह है बड़े अधिकारियों से, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप या टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, एक ये बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना पड़ेगा। और ये जब ठीक हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि देश जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है
वो और तेजी के साथ लोग घबराते हैं मिलने के लिए, अरे क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे, बोलेंगे, तो सहजता होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए मैं अक्सर ये बात मैं भी कहता हूं कि राजनेताओं का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और लोकतंत्र का यही सबसे उम्मीद से भरा दरवाज़ा है। मैं नहीं कहता अधिकारियों के दरवाजे बंद होते हैं, अनेक संवेदनशील अधिकारी हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, लेकिन ऐसे भी अधिकारियों की संख्या, माफ़ कीजिएगा, कम नहीं है जिनका एटीट्यूड, जिनका बात करने का तरीका, हालांकि उनकी ये दलील भी सही है कि हम हर किसी से ऐसे बात करें तो शरद जी हम फिर कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई साहब संवेदना से बड़ा जीवन का कोई वरदान नहीं है। केदार जी, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करने में, मन तो कर रहा है कि ये क्रम चलता रहे, और कभी ऐसा भी करेंगे कि इसकी समय सीमा बढ़ाएंगे और मन की बात देर तक सुनेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से बताया, और आपने जो अंतिम बात कही वो तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। राजनेता इसीलिए सतर्क प्रहरी है जनता के अधिकारों का। अगर कहीं अधिकारी नाम के तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में कहीं कुछ नाउम्मीदी मिलती है तो एक ये राजनेता ही है जो जाता है कि भाई साहब ऐसा मत करिए, सुनिए उसको, उसका काम करिए। महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि जीवन संगिनी ये भी एक भाग्य और आपके अच्छे कर्म का प्रतिफल है कि उनकी जो जीवन संगिनी है वो बहुत ही संवेदनशील, और वो हमेशा ये मानती हैं कि केदार जी की जो प्रसन्नता है वही उनकी प्रसन्नता है, और उन्होंने जो चुना है उसमें उनके हम सफ़र और हम कदम होकर बनना ही उनका दायित्व है। और वैसा ही केदार जी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वन वे है सर, उधर से भी ट्रैफिक बिल्कुल उसी तरह है। सुबह की चाय साथ पी जाती है, जहाँ मंदिर जाना है तो मंदिर साथ ही जाना है, यानी जितना समय इस आपाधापी के बीच में मिलता है वो पत्नी देवी जी को बहुत प्रेम से समर्पित होता है। वो कहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए युवाओं को, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि राजनीति कुटिलता का पर्याय है। आप जैसे संघर्ष करके अपने कर्मशीलता को दूसरे क्षेत्रों में प्रमाणित करते हैं, वैसा यहाँ भी है। तो ऐसा अनावश्यक पूर्वग्रह भी मत रखिए मन में कि नहीं साहब यहाँ तो बहुत कुटिल होना पड़ेगा, बड़ा तेज होना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद एक बार फिर केदार जी, और अगली बार कार्यकर्ता कहिन में एक और कार्यकर्ता के साथ उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।